अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी, जितनी को अच्छी गुजर सकती थी। ईद के आने वाले पहले तोहफों में से हमारा पेट्रोल प्राइसेस का जो स्केड्यूल है और रजीम है। आपको पेट्रोल पंप पे खुश आमदीद कहने के लिए तो खड़े ही हैं। इस सब केओस के अंदर, इस सारी एक पैनिक के अंदर पाकिस्तान का किरदार जो है, लगता है कि वो एलिवेट हो ही जा रहा है। ऑब्वियसली इस पे एक बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि जाहिर बात है काफ़ी सालों बाद पाकिस्तान एक बड़े किरदार में नज़र आया है। बट इसके अंदर एक क्वाइट डेस्परेशन भी है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान उन ममालिक में से साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे ज़्यादा गल्फ़ ऑयल ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो गल्फ़ ऑयल ट्रेड, जैसे कि आपको पता है कि पर्शियन गल्फ़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की चोकिंग की वजह से वो काफ़ी हिंडर हुआ है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को उसने अफेक्ट किया। ज़ाहिर बात है ईरान की इस जंग में जो नंबर वन लेवरेजिंग पावर है कि वो पर बैरल ऑफ प्राइस ऑयल की जो है वो $200 के करीब ले जाए, और तभी जाके यूएस को जाके उसकी इकॉनमी में चुभेगी। और यूएस की कोशिश है कि वो मार्केट मैनिपुलेशन के ज़रिए जितना भी डिले कर सकता है डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, कि वो अमेरिका में जब गैस पंप पे प्राइस, जब वो पंप पे ऑयल और गैस भरने जाते हैं तो वहाँ पे उनको वो अफेक्ट ना करे। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये खबर मिली है कि इस्लामाबाद पोटेंशली होस्ट हो सकते हैं। अगेन रूमर्ड खबर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन है टू शो कि अमेरिकन साइड से अप्रूवल है, पाकिस्तानी साइड से अप्रूवल है, ईरानी साइड के अभी ट्रेपिटेशंस हैं। वल्लाह आलम ये हो पाता है या नहीं हो पाता। ये बात तो ऑब्वियस है कि पहली वाली जो झड़प हो इजराइल ईरान के दरमियान, जहां अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया था, या अभी वाली झड़प हो, तो इस दोनों लड़ाइयों के अंदर पाकिस्तान डेफिनेटली मिस्र की तरह और तुर्की की तरह बैक चैनलिंग की एक बहुत बड़ी सोर्स है, कि वो मैसेजेस जो हैं वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान रिले कर देते हैं। पाकिस्तान की जो क्वाइट डेस्परेशन है इसके अंदर वो यही है कि रीजनली हम बहुत ज़्यादा हेविली इम्पैक्ट होते हैं, हमारी कोई फ्यूल की अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। और ईरान से बराह रास्त जो हमारी ऑयल और गैस पाइपलाइन डेवलप होनी थी वो नहीं हुई। सीपैक का प्रोजेक्ट हमने प्रीटी मच रोल बैक कर दिया, तो चाइनीज़ भी एक वो वायबल मार्केट नहीं है हमारे लिए। और अफगानिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान जो सेंट्रल एशियन मार्केट या रशियन मार्केट को एक्सेस करना था वो भी अब मुमकिन नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान से भी हम काफ़ी हद तक बिगाड़ बैठे हैं। तो ये ऑन ग्राउंड सूरत हाल है। इस सब सूरत हाल के अंदर ये निगोसिएशन जो है इस्लामाबाद में पोटेंशली, इसमें जेडी वैंस डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट, जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, या और गाज़ा पीस बोर्ड के एक अहम मेंबर, या जैरेड कुशनर के अलावा वो स्टीव विटकॉफ साहब भी आ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के रियल एस्टेट पार्टनर और गोल्फ बडी, और अगेन एक फंडामेंटल की मेंबर गाज़ा पीस बोर्ड के। तो इन अफराद का मजमुआ या इनफरादी तौर पे यहाँ आके नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट करना पाकिस्तान के लिए ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ी बात भी हो गई, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये फंडामेंटल भी है। अगेन हमें मिसकंस्ट्रू नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कोई हमारी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये सर्वाइवल की डेस्परेशन की एक टैक्टिक है, और इसको इख्तियार करना ही हमारे लिए ऑन द कार्ड्स था। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इस जंग को डी एस्केलेट करना पाकिस्तान के लिए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के लिए। लेकिन इससे पहले ये निगोशिएशंस के पोटेंशियल आउटकम्स और किस तरीके से ये होंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के अहदाफ क्या थे, उसके डिफाइंड गोल्स क्या थे इस जंग को शुरू करने में। अभी तक बहुत ज़्यादा मिक्स्ड मैसेजिंग और सिग्नल्स मिले हैं अमेरिका की मैनेजमेंट की तरफ से, और उनके जो आप कह लें पेड माउथ पीसेस हैं मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, या उनके बड़े मीडिया चैनल्स हैं जो मगरबी दुनिया के हैं, उनकी क्या कम्युनिकेशन थी ये समझाने के लिए, दुनिया में राय हमवारी करने के लिए कि अमेरिका ने जंग क्यों शुरू की। तो इसमें मिक्स्ड मैसेजिंग है, ऑल द वे फ्रॉम के ईरानी लोगों की बाजियाबी इस डेस्पोटिक बड़ी ज़ालिमाना मजहबी रजीम से, ईरानी ख़वातीन की बाजियाबी और उनको जमहूरी हकूक़ दिलवाना, उनके इंसानी और निस्वानी हकूक़ दिलवाना वगैरह वगैरह, ये एक पहलू था। और इस पहलू को मार्केट करने के लिए उनके पास जो शो बॉय है वो रज़ा शाह पालवी का बेटा, जो एक अमेरिका बेस्ड एक ए पॉलिटिकल सा एक्टिविस्ट फिगर है, जिसको वो रोल आउट कर लेते हैं यूरोप में या वेस्ट में, जहाँ पे भी उन्होंने लेके जाना होता है ईरानियन डायस्पोरा को एड्रेस करने के लिए। ज़ाहिर बात है एक साइजेबल, काफ़ी फाइनेंशियली सक्सेसफुल, वेल सेटल्ड ईरानियन डायस्पोरा है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, सेंट्रल यूरोप के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पे अमेरिका के अंदर। उनको राम रखने के लिए, उनके इमोशंस को रैल अप करने के लिए, और उनको एज कलेक्टिव शो बॉयज़ प्रेजेंट करने के लिए दुनिया को, कि देखो ये भी एक ईरानी है जो बड़ी नफ़रत करता है खुमैनी / खामनाई या जो मजहबी रजीम है IRGC की, उससे। एक ये पहलू था, और इसको भी टाउट किया गया, मार्केट किया गया।
अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट मीडिया की तरफ से। लेकिन ये पॉइंट बड़ा जल्दी ही जो है आप कह लें मूट हो गया जब ये साबित हुआ कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ख़ास तौर पे जो भी गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, उनको टारगेट का हदफ बनाया जा रहा है। उसके अलावा जब सिविलियन कैजुअल्टीज़ बड़े पैमाने पे होना शुरू हुई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, और जब लीडर जो हैं, रहबर मौज़म जो हैं ईरान के, उनकी असैसिनेशन हुई, तो ईरानी कौम के अंदर जो थोड़े मज़हब दोस्त या मज़हब से बेजार भी थे लोग, उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि ये हमारी इज्तिमाई कौम की तबाही है, क्योंकि इसके साथ साथ रिजीम चेंज अटैच था। लेकिन अब समझ ये आता है कि रिजीम चेंज के बजाय ये भी एक मैसेजिंग अब निकलना शुरू हो गया मगरबी दुनिया से कि रिजीम कोलैप्स मकसद है, कि ईरान को बल्कनाइज किया जाए, उसके अंदर कोलैप्स करवाई जाए रिजीम, और वहाँ पे एक किस्म के ना अमेरिका या मगरब और इसराइल दोस्त जो हैं वो अड्डे कायम किए जाएं। जैसे कि इराक़ के 3 मेजर टुकड़े हैं, भाई ये कुर्दों का टुकड़ा है, ये आज़रियों तुर्कों का टुकड़ा है, ये बलोचों का टुकड़ा है, और बीच में कहीं लैंड लॉक्ड ये फ़ारसीवान या ये फ़ारसी लोग रहते हैं, और ये दड़बे में हमने बंद कर दिए एथनिक ऑनक्लेव्स के, यानी लिसानी या कौमी बुनियादों पर छोटी छोटी हमने छावनियाँ बना दी, और उसके दरमियान एक हमने ये दड़बे में फ़ारसी या ईरानी लोगों को बंद कर दिया। अब ये एक सूरत हाल बनती है। इसके अलावा डिक्लेयर्ड गोल्स में से कभी बात की जाती थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम कम्प्लीटली तबाह कर देंगे, ये हमारा हदफ और मकसद है। लेकिन नेगोशिएशन से जब ओमान ने ये बात रिवील की, ओमानी मिनिस्टर्स ने, कि यार जो हम मुज़रा शामिल थे नेगोशिएशंस में, तो ईरान 0% इनरिचमेंट पे भी इत्तेफाक कर गया था कि हमें ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ नेशंस में वापस आने दिया जाए, जो ग्लोबल बैंकिंग के और फाइनेंशियल निज़ाम है उसमें हिस्सा डालने दिया जाए, अपना तिजारत में हमें नॉर्मलाइज किया जाए। तो हम कह देते हैं ठीक है 0% इनरिचमेंट कर देते हैं हम। तो ये भी एज एन ऑफर टेबल पे रखना जो है, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की पिछली झड़प की स्टेटमेंट्स कि हमने हतमी तौर पे कंप्लीटली ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय और डेसिमेट कर दिया, जिसको तुलसी गैबर्ट ने, जो उनकी मिनिस्टर हैं तुलसी गैबर्ट, उन्होंने सेनेट कमेटी के अंदर भी ये वेरीफाई की बात कि बिल्कुल हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी हैं। अच्छा, तो अब इसके साथ फिर एक और उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, हमारा हदफ जो है वो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ख़तरे का बायस बनती है। और अब पिछले दिनों जो डिएगो गार्सिया पे खुफिया हमला हुआ, जो अभी तक ना ईरान की तरफ से तस्लीम शुदा है ना इसराइल की तरफ से, बल्कि बरतानवी इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई मिसाइल था, रॉकेट था, ड्रोन था, किसका था, कहाँ से आया। मकसद उसका ये शो करना था कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज है ईरान के पास, और पूरी दुनिया पोटेंशली एक ख़तरा बन सकती है, ख़तरे का वो बन सकती है उसके लिए। उसका एक वो अलामत है जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम है। अच्छा, अब ये भी अगर हदफ नहीं है मिसाइल प्रोग्राम से बढ़ के, तो हकीकत ये रजीम चेंज नहीं, रजीम कोलैप्स मकसद है उनका। ईरान को तवाकुन हालत में देखना चाहते हैं वो, बिकॉज वो सूट करता है इजरायलीज़ को, और वो सूट करता है एक बहुत बड़े लेवल पे अमेरिकन्स को। एक हाँ, हम डिबेट ज़रूर करते हैं कि अमेरिकन इलेक्टोरल साइकिल जो है वो बड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिड टर्म का इलेक्शन हार जाए, क्योंकि गैस की या ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं अमेरिका के अंदर। मेरे ख्याल में लैटिन अमेरिका को सिक्योर करना, अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस को पिछले 20-30 साल में जो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, शायद उसका मकसद ही यही था। साथ ही साथ अगर इसमें आप वो ख़बरें देख लें जो ओमानी मीडिया पे रिवील हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमें थ्रेटन कर रहा है कि इतने $1 ट्रिलियन दे दो इज्तिमाई तौर पे गल्फ़ ममालिक, तो मैं ये जंग रुकवा दूंगा तुम्हारे लिए। यानी अब गल्फ़ ममालिक कम्प्लीटली उसकी यरगमाली बन चुके, जैसे कि पहले नहीं थे, लेकिन चले हम कहते हैं कि कम्प्लीटली अमेरिका के सामने वो सरेंडर होके नरम चारा बन के पड़े हैं इजराइल अमेरिका के सामने। तो उसको इसमें क्या हासिल, उसका मुखालिफ रूस खप चुका हुआ अपनी लड़ाई के अंदर, उसका मुखालिफ चीन जो है वो इस पूरे खित्ते के अंदर आग बुझाता फिर रहा है, क्योंकि वो खुद बड़ा ऑयल स्टार मुल्क है और वो डिपेंड करता है गल्फ़ ऑयल ट्रेड के ऊपर। हल्दो उसके पास अल्टरनेटिव्स भी हैं, बट एक साइजेबल पोर्शन है। प्लस ग्लोबल शिपिंग लेन्स जो हैं, जो समुद्री रास्ते हैं, जिस तरह से वो बंद होते जा रहे हैं, और अमेरिका उनको खुद सिक्योर करता था, उस सिक्योरिटी की छतर छाया के अंडर ही चाइना जो है वो अपने ग्लोबल ट्रेड ऑपरेशन को ऑपरेट करता था, जिसकी वजह से नज़र भी आ रहा है कुछ सालों से चाइना जो है अपनी ग्रोथ रेट को भी कम कर रहा है, और उसकी स्लोली प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ कम हुई जा रही है, बिकॉज अब वो एक्सपोर्ट फेज से हट के डोमेस्टिक फेज पे आना चाहता है, जहाँ पे वो अपने लोगों की
कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है ताकि वो सेविंग ज़्यादा करें और वो लोकली कंज्यूम करें, और ताकि वो एक कंज्यूमर इकोनॉमी अमेरिका की तरह या यूरोपीय ममालिक की तरह क्रिएट कर सके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें, बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। तो असल हदफ क्या है? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना है? वो तो नहीं है। वो तो वाज़ेह होगा कि इस जंग को शुरू करके, टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करके, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को और न्यूक्लियर डेवलपमेंट, बल्कि एक सेकंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस पूरी दुनिया में चल पड़ी है। पोलैंड के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई है, यूक्रेन अब डबल गैस कर रहा है इस चीज़ को, जापान और साउथ कोरिया सीरियस मिलिटराइजेशन कंसिडर कर रहे हैं पहली बार इतने सालों में, इतनी दहाइयों में। तो ग्लोबली तो इस वक्त नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान ही साबित हुए कि यही वो कमज़ोर या थर्ड वर्ल्ड ममालिक हैं जो, या वो ग्लोबल डेवलपमेंट वर्ल्ड के हिस्से हैं जो बाकी रह सकते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। तो ग्लोबल आर्म्स रेस ट्रिगर हो गई। इवन ईरान की मैनेजमेंट के अंदर जिस तरह अली खामेनेई साहब का फतवा था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हराम है, तो वो फतवा भी अब आप समझें एक तरह से रेट्रोएक्टिवली एब्रोगेट हो गया। एक तो कि शिया मज़हब में ज़िंदा इमाम की तकलीद की जाती है, यानी उनकी शरई फतवा को माना जाता है, और अब आपने एक मैनेजमेंट खड़ी कर दी जिसकी टॉप लीडरशिप असैसिनेट हो चुकी हुई उनकी आंखों के सामने, इसके बावजूद कि वो नेगोशिएशन और अमन दोस्त थे। तो नई मैनेजमेंट के अंदर जो मजहबी जुनून है या नेशनलिस्ट प्राइड है वो बढ़ चुकी हुई होगी, और वो जंगजूई भी बढ़ी हुई होगी, और वो जंग की हालत में अपने आप को पा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। तो वो तो यही कहेंगे कि भाई बनाओ, चलाओ ट्रिगर, बेशक डर्टी बॉम्ब भी सही। और ये एस्टिमेट भी किया जाता है कि 6 से 7 न्यूक्लियर वॉरहेड ईरान पोटेंशली उसकी रखता है सलाहियत उसके स्टॉक पाइल के अंदर। वो डर्टी बॉम्ब्स हैं या वो प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कैन नॉट से, बट 60% जिसके पास एनरिचमेंट हो मेडिकल ग्रेड से ऊपर की, मतलब मेरे ख्याल में वो अगले 2-4 कदम भी पूरे कर ही सकता होगा। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन या न्यूक्लियर थ्रेट को आप कह लें डिफ्यूज करना तो मकसद नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एक रियल हदफ लगता है कि उसको बहुत उन्होंने टारगेट किया और उसको बहुत वो हाइप अप करके डरा धमका रहे हैं। आप नोट कीजिएगा कि इजराइल के अंदर भी जो विजुअल्स हैं कि ऑन ग्राउंड वहाँ पे डैमेज की वीडियोस और फोटोज़ पे बहुत दुबई से भी ज़्यादा सख्त पाबंदी है। और पिछले 20 दिनों में, 25 दिनों में खबरें सबसे कम इजराइल से आती हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा मीडिया ब्लैकआउट मैनेज किया हुआ है। लेकिन जैसे ही ये हमले एक ऐसी ख़तरनाक नौयत के बनते हैं कि डिमोना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो मेन न्यूक्लियर हब, जैसे समझें आप कहूटा है इजराइल का, जहाँ से उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डेवलप किया था, जब उसको हदफ बनाया जाता है, वो भी अलामती हदफ बनाया जाता है दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हें दिल में हिट कर सकते हैं। ईरान की तरफ से जब वो हदफ बनाया जाता है तो एकदम से विजुअल्स खुल जाते हैं और फ़ौरन लाशें और ये और वो और आग लगी हुई बिल्डिंग्स और हो हमारा न्यूक्लियर प्लांट। तो जो मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने की सलाहियत है इजराइल की, वो लगता ये है कि वो एक ओपिनियन मेकिंग कर रही है कि भाई और नहीं तो और बैलिस्टिक प्रोग्राम मस्ट गो। तो इस सब के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे मार्केट को वो इस्तेमाल करें, मार्केट मैनिपुलेशन को। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ और अमन हो गया 5 दिन, कोई एनर्जी नहीं हिट होगी, एनर्जी रिजर्व्स और एनर्जी प्रोडक्शन के हब्स जो हैं और ऑयल रिजर्व्स जो हैं, तो एकदम से प्राइस ऑफ ऑयल जो है वो गिर जाती है और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मार्केट के अंदर, यानी रातों रात जो फिक्स्ड गेमें होती हैं। तो दूसरी तरफ यही लगता है कि इजराइल की जो स्ट्राइक करने की सलाहियत है या ख्वाहिश है वो तो ख़त्म नहीं हो रही। लबनान के अंदर ना ईरान की जानिब उनकी जो अग्रेशंस हैं। तो अगर ईरानियन मैनेजमेंट सियाणी हो चुकी हुई है तो वो तो इन नेगोशिएशंस को, अकल ये कहती है कि वो इन नेगोशिएशंस को ना माने। मतलब हमारी तो ख्वाहिश यही है पाकिस्तानी के तौर पे, पाकिस्तान मुल्क के ख्वाहिश के तौर पे कि नेगोशिएशंस यहीं हो और यहीं सेटल हो जाएं। बट आप मुझे खुद बात बताएं कि पिछली 2-3 लड़ाइयों के अंदर ईरान के ख़िलाफ़ जो साजिशी तौर पे इजरायली मैनेजमेंट की तरफ से या अमेरिकन मैनेजमेंट की तरफ से हमले किए गए हैं, वो नेगोशिएशंस की गारब के अंडर ही किए गए हैं। आप मुज़ाहमत कारी की तहरीकें भी देख लें, यमन में हों, फ़लस्तीन में हों, लेबनान में हों, अक्सर नेगोशिएशंस के नाम के ऊपर उनकी लीडरशिप को बड़े पैमाने के ऊपर कत्ल किया गया। तो सवाल ये बनता है कि नेगोशिएशंस को फिर अब मानेगा कौन? प्लस जो ईरान की तरफ से बुनियादी डिमांड है, हमने अमेरिका की तो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्या बैलिस्टिक्स प्रोग्राम है, क्या रजीम चेंज है,
क्योंकि अब जो नई स्टेटमेंट है उसमें उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि हॉर्मुज को मैं और आयतुल्ला खुद इकट्ठे बैठ के हम उसको कंट्रोल करें। मतलब टेक्निकली जो आयतुल्ला उसके वालिद को कत्ल किया हुआ है इन कोल्ड ब्लड, एक बूढ़े आदमी को रोजे की हालत में। इसके बाद आयतुल्ला बैठ के आपके साथ हॉर्मुज तो नहीं खेलेंगे ना। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो वो शोमैनशिप है, शोबदेबाजी है, वो बड़ी इफेक्टिव रही है ये ऑब्फिस्केट करने में कि अमेरिका का एक्चुअल हदफ क्या है। वी कैन ओनली एस्टिमेट कि अमेरिका का एक्चुअल हदफ क्या है, बट मेरी एस्टिमेशन में यही है, गल्फ को कम्प्लीटली कमज़ोर कर देना, उस प्रोसेस में ईरान तबाह जैसे हो जाए, लेकिन गल्फ को बिल्कुल पस्त और कमज़ोर कर देना ताकि वो इसराइल के सामने बिल्कुल वैसलेज में आ जाएं, बिल्कुल जी हजूरी के अंदर आ जाएं, और इस खत्ते को वो खैर बात कहें स्लोली अगले एक क्वार्टर हाफ सेंचुरी के ऊपर, और इसराइल को यहाँ पर डोमिनेंट पावर बना के अपने नॉर्थ साउथ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप वाले रीजन को कट ऑफ कर लें बाकी दुनिया से। एनर्जी इंडिपेंडेंस उनके पास है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो 25 से 50 साल में दोबारा खड़ी कर लेंगे अपनी, और बाकी अल्लाह खैर सल्ला। अमेरिका एंड उसका जो एम्पायर है इज़ एन आइलैंड अनटू इटसेल्फ। लेबर का मसला है अमेरिका में और कनाडा में कि वो अमीर हैं, वेस्टर्न यूरोप वाले काम नहीं करते, तो पूरा लैटिन अमेरिका फंसा कर लेगा अमेरिका, उसको वो गरीब गुलाम मिल जाएंगे वहाँ से, और नहीं तो और H1B वीज़ा के ऊपर वो हिंदुस्तान से लाखों के हिसाब से गुलाम मंगवा सकता है, खेती करने के लिए, कमोड साफ़ करने के लिए, गटर खोलने के लिए, वगैरह वगैरह, जिस तरह के इसराइल के अंदर है। आप खुद देख रहे हैं विजुअल्स के, इसराइल के अंदर खुदाम जो हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान से आए हुए हैं। तमाम के तमाम बिहार और महाराष्ट्र के वो बाबू जो हैं वो वहाँ पे कोई गटर साफ़ कर रहा है, कोई कमोड, बल्कि सारे वो कोई केयर गिवर ही होते हैं या मेड चपड़ासी होते हैं। आपने देखी उनकी वीडियोस, वो जो कंटेंट बनाते हैं कि इजराइल में सब ठीक है, मदरलैंड वो टेंशन ना लें, फादरलैंड इज़ ऑल राइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अमेरिका की मेरी असेसमेंट है कि वो इस जंग को मुस्तकिल चाहता है। अब इस जंग के अंदर रुकावटें भी होंगी, तेज़ी भी आएगी, फिर रुकेगी, फिर तेज़ होएगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, ये जंग रुकने नहीं वाली लॉन्ग टर्म के अंदर। ये उसकी एक बैटल आपने विटनेस की है जो अभी चल रही है 25 दिन से, जिस तरह एक 12 दिन की बैटल पहले हुई थी। ईरान की ख्वाहिश क्या है? हाइस्ट ऑर्डर पे मुझे न्यूक्लियर पावर के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। क्या ऐसी पॉलिटिकल विक्ट्री इसराइल बर्दाश्त कर सकता है ईरान की जानिब से? तो क्या वो अमेरिकन अपने एलाइज को इसमें से खिसकने देगा पतली गली में से इस हदफ को अचीव किए बगैर? मुझे नहीं लगता। दूसरा, हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम और हमारी एलाइज की जो नेटवर्क है मिडल ईस्ट में, उसको जो शिया क्रेसेंट जिसको कहते हैं, लेबनान, यमन वगैरह, इसको बर्दाश्त किया जाए। लॉन्ग टर्म लेबनान से बराह रास्त लड़ना चाहता है और लड़ रहा है इसराइल, और उस पर घेरा तंग कर रहा है लेबनान की हुकूमत के ज़रिए, क्या इस पर वो इत्तेफाक कर लेगा? मेरी अकल तो नहीं मानती। उसको तो सीरिया नहीं बर्दाश्त हो रहा, जो सो कॉल्ड CIA के एजेंट बताए जाते हैं हमें, दानिश्वरी कहते हैं ना कि वो CIA के एजेंट, और वो नहीं बर्दाश्त हो रहा उससे, वो सीरिया जो उसके बारे में जिक्र करने को तैयार नहीं है। वो एक तरफ से उसकी टेरिटरी हड़पी जा रहा है, उसके सिविलियंस मारी जा रहा है, और वो तो झड़प के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो परेड करते हैं डमस्कस में, तो वो कहते हैं हदफ हमारा जेरूसलम जेरूसलम जेरूसलम। तो उसको तो कोई भी सूटेबल नहीं है, सुन्नी शिया मलेशिया हुकूमत वटेवर। वो तो कह रहा है कि नया सुन्नी एक्सेस का सरगना तुर्की है, वो नया ईरान है, उसके मिनिस्टर कह रहे हैं। तो ये तो हदफ नहीं है। क्या ईरान को सॉवरन गारंटीज जो उसने मांगी हैं, पहले तो रेपरेशंस की बात कर लेते हैं। $25 बिलियन से $1 ट्रिलियन की बात की जाती है कि रेपरेशंस बनती हैं ईरान की, डैमेजेस फ्रॉम सैंक्शंस एंड डैमेजेस फ्रॉम वॉर्स। कोई इसको डोनाल्ड ट्रंप जो इस बुनियाद पे आया हुआ है कि मैं पैसे नहीं खर्च करूँगा बाहर अमेरिकन अवाम को, उसने USAID ख़त्म कर दी। मतलब लम्स में 3-4 जनाजे उठे हैं, मुझे याद है जब USAID बंद हुई थी, लोगों ने मातम करके अपने मतलब जाने हलाक कर ली, कपड़े फाड़ लिए, मुंह नोच लिए अपने। तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी हाय हाय नहीं सुनता, वो कहता ना $1-1 1-1 पाई का हिसाब होगा। और वो मेरे दोस्त इलॉन मस्क और मेरे दोस्त पीटर थील और उसको मिलेंगे किसी गरीब पाकिस्तानी की जेब में ना जाए वो USAID के पैसे। तो वो कैसे अलाउ कर देगा कि अमेरिका या यूरोपीय ममालिक वो रेपरेशंस दें? इसी तरह जो उनकी ख्वाहिश है कि सबसे बड़ी जो उनका गोल है कि मुझे नेशंस में अक़वाम आलम में कबूल किया जाए और इंटरनेशनल गारंटीज़ दी जाएं कि इराक, लेबनान और ईरान वो महफूज हैं मुस्तकिल एक सीज़ फायर की सूरत हाल में 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल हों। ये कौन इंटरनेशनल गारंटी देगा इसको? फ्रांस, UK, इंडिया, मदरलैंड?
बड़े मुल्कों के नाम ले रहा हूँ ना, साइज वाइज भी, इकोनॉमीज भी बड़ी हों, जापान या साउथ कोरिया जिसकी खुद थर थर टांगे कांप रही है कि सामने खड़ा है नॉर्थ कोरिया का जिन। हु इज इंटरनेशनल गारंटर? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो कौन इंटरनेशनल गारंटीज देगा इतनी बड़ी एग्रीमेंट के लिए कि ईरान को हम वापस बैंकिंग और तजारत के निज़ाम में ला रहे हैं और ईरान वापस टेबल पे बैठेगा अक़वाम आलम के? मुझे तो नज़र नहीं आता। पाकिस्तान अपनी अपनी हतल इम्कान बिल्कुल दुरुस्त कोशिश कर रहा है, हमारी मजबूरी है, हमारी मजदूरी तो नखरा का एका, हमारा तो काम है भाई, हमारा मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, तेल और वो गैस का क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है हमारे लिए, और अल्लाह अल्लाह खैर सला, हमने तो करनी है नेगोशिएशन, हमने तो हेल्प करनी है, हमारी पुष्ट महफूज होती है अगर ईरान महफूज होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या उन हज़ारों अमेरिकन मरीन्स का साउथ चाइना सी वाले एरिया से मूव करवाना, चाहे वो कोरिया हो चाहे जापान हो, इन सारे खित्तों से मूव करवाना और उसको बड़ी तेज़ रफ्तारी से ईरान के गिर्द उसका घेरा तंग करना, क्या ये अलामत नहीं है असल हकीकत की कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ टाइम को बाय कर रहा है, डिले कर रहा है? और ईरान की पहली इंस्टिंक्ट जो थी कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई टॉक वॉक नहीं चल रही है हमारी, क्योंकि वो भी समझते हैं कि वो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है प्राइस ऑफ ऑयल को ऊपर नीचे करने की शरारत में। फिर भी इस ज़मन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने बराह रास्त ट्रंप से इतवार को बात की और सारी मगरबी मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, फाइनेंशियल टाइम्स ने मेन रिपोर्ट ब्रेक की थी। अब मगरबी दुनिया ने भी कबूल कर लिया यहाँ बराह रास्त हमारी चीफ सी बात होगी, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वगैरह ये सब, ये गो बिटवीन, ये कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए वो जो, क्योंकि पाकिस्तान में भी गुड बॉय है, तो गुड बॉय जो होता है वो डिक्टेटरशिप हो, हाइब्रिड रजीम हो, जमहूरियत हो, टिमकान हो, ये सब काबिल कबूल होती हैं। तो ये उनसे उनकी गुफ्तगू हुई है और इस मामले को अब इस्लामाबाद पोटेंशली मीडिएट कर सकता है ईरान के लिए। इस ज़मन में वाइट हाउस ने वाज़े कर दिया है कि इस सारी प्रिकेरियस सिचुएशन के अंदर हकीकत क्या है। These are sensitive diplomatic discussions and the US will not negotiate through the press. This is a fluid situation and speculation about meetings should not be deemed as final until they are formally announced by the White House. लुब्बे लुबाब ये है कि बड़ी नाजुक सूरत हाल है, गवर्नमेंट दस्ती नहीं पई, हज़ारा लखा बंदा मरदा पिया मुख्तारिया, गल वध गई है, ठीक है, और अमेरिकन जो हैं वो बड़ी एलैबोरेट गेम खेल रहे हैं अपनी इंसुलेशन की खातिर, अपनी मार्केट मैनिपुलेशन की खातिर वो शोशा खबर छोड़ देते हैं। हकीकत ये है कि वो दे आर नॉट गोइंग टू लेट दिस अप। उनके अमेरिकन, उनके इजरायली एलाइज की आप पॉस्चरिंग और मूवमेंट देख लें। आपने शायद देखा अल जजीरा की गालबन ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, उनके कुछ रिपोर्टर्स किसी और आउटफिट के थ्रू गए तो टेल अवीव के अंदर बम्बारी में जिन लोगों के घर तबाह हुए, तो उनसे जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान, वी एक्सेप्ट, वी आर विद द प्राइम मिनिस्टर, हमारे घर जाएंगे, सब नुकसान होंगे, कैजुअल्टीज़ होंगी। वो हिम्मत में नहीं है, बट नजरिया है ऐसे भगोड़े के लाखों की तादाद में मुल्क से भाग जाएंगे, लेकिन नज़रियाती तौर पे 7 अक्टूबर के बाद इसराइल और बाय एक्सटेंशन अमेरिका एक सुसाइडल ग्लोबल सेंस में अगर बात करूँ कि जो ऑर्डर है, जो निज़ाम है दुनिया का, उसके मामले में खुदकुशी वाली एक नीयत रखता है वो कि इससे जाकर टकर के मैं पूरी दुनिया को एक फसाद में डाल दूं। क्योंकि एक साइकी जो सिक्योरिटी माइंडसेट होता है ना एक स्टेट के अंदर, वो कम्प्लीटली चेंज कर गया 7 अक्टूबर के बाद। पिछले 2.5 सालों के अंदर अगर विल होता, ख्वाहिश होती, नीयत होती, तो मुसलमान मुल्कों में, ख़ुसूसन पाकिस्तान बड़े मुल्कों में से बढ़ के आगे बढ़ चढ़ के गज़ा का जेनोसाइड भी रुकवा सकता था। आज जब अपने सिर पे आई है तो आप जब हम, क्योंकि नीयत है तो देयर इज़ अ वे, अब हम ये मौका फराहम कर रहे हैं कि हम इस्लामाबाद एक गो बिटवीन बन जाएगा अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन हकीकत यह है कि दिस वॉर हैज़ ऑलवेज बिन अबाउट गाज़ा, अबाउट पैलेस्टाइन, अबाउट ग्रेटर इसराइल, अबाउट लेबनान। इसराइल के नापाक अज़ाइम ख़त्े के अंदर ईरान एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो ठुड्डा मार के सुसाइड पे करना चाहता है, लेकिन वो इतना आसान पत्थर नहीं है, रोड़ा नहीं है कि ठुड्डा मार के साइड पे कर दिया। इट इज़ अ नेशन ऑफ 9 मिलियन पीपल। उन्होंने एक डोमेस्टिक शानदार किस्म का डिफेंस प्रोग्राम बनाया है, बोथ टैक्टिकली एज वेल एज विद एक्चुअल ऑन ग्राउंड यानी इक्विपमेंट। तो इतना आसान नहीं है उसके लिए। वो इट वांट्स टू फाइट ईरान टू द लास्ट अमेरिकन, कि आखिरी अमेरिकन सिपाही तक हम ईरान से जंग करें। तो मेरे ख्याल में वी आर विटनेसिंग द स्टार्ट ऑफ अनदर
फॉरएवर वॉर अमेरिका की फॉरएवर वॉर्स बड़ी मशहूर हैं, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इराक। एक और फॉरएवर वॉर का आगाज़ देख रहे हैं हम। पाकिस्तान नेगोशिएट करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे इसको, लेकिन लॉन्ग टर्म दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। कपल ऑफ मंथ्स, कपल ऑफ वीक्स अगर कुछ सीज़ फायर वगैरह हो जाता है, वेल एंड गुड, बट इसराइलियों में कोई मूड माहौल नहीं लग रहा। और ये इजरायली मिनिस्टर की आप खुद से स्टेटमेंट भी देख लें। CNN की जो रिपोर्ट है, इजरायली ऑफिशियल से उनकी बात हो रही कि डील टू एंड द वॉर विद ईरान ये टेंजिबल नहीं है अभी, हमारी मिलिट्री स्ट्राइक्स ईरान और रेबलान के ख़िलाफ़ बाकी रहेंगी। तो इसराइल में कोई नीयत नहीं है रुकने की, ईरान में कोई नीयत नहीं है रुकने की, उनको लेवरेज मिल रही है। अमेरिका ढोंग रचा रहा है रोकने का, रुकवाने का, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ढोंग मचाता है ना दुनिया में कि मैं पीस में करूँ। हकीकत यह है कि अमेरिका की भी कोई ख्वाहिश नहीं है रुकने की, ये जंग मुस्तकिल चलेगी। चंद हफ्ते, चंद घंटों के लिए रुक जाए, चंद महीनों के लिए रुक जाए, लेकिन दिस इज़ आवर रियलिटी नाउ। सिटी बैंक में जॉब नहीं लगने वाली आपकी, अमेरिका का वीज़ा नहीं लगने वाला, ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाएगी और वो हमारा बैकयार्ड है। एक और फॉरएवर वॉर हमारी ज़िंदगियों में शुरू होने लगी है। जो हमारा बचपन था वॉर ऑन टेरर में गुजरा, अब आपका अडल्टहुड जो है वो एप्स्टीन वॉर में गुजरेगा। और इस जीवन में मैं क्या ही कह सकता हूँ कि सी यू ऑन द अदर साइड। इजराइल इज़ द इजराइल इज़ द फादरलैंड एंड इंडिया इज़ द मदरलैंड। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।